Hi friends, so I welcome you all to this session of JIV and CIV Made Simple. So दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने BFM का यूनिट नंबर 3 जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग है इससे रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे, MCQs को डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs दैट वी विल कवर इन दिस पार्टिकुलर सेशन एंड वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले उसके पीछे कंसेप्ट को देखेंगे और फिर MCQ को सॉल्व करेंगे ताकि ये देख पाए कि हाँ कि क्या टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। So before beginning this lesson, let me introduce you to our plans related to BFM. So friends, we have already launched the course for BFM. So in BFM course, we have plans. We have comprehensive plan. Comprehensive plan comprises of theory video plus MCQ session, unit wise session. That is complete PDF of all lectures, MCQs, paid group for practice, mock test, unit wise and full length mock test. In addition to this, you know that CIV syllabus is going to change. Okay, there is little bit change that IIBF has admitted that they are going to change the syllabus little bit. So we will try to we will also include those portions which they will change as and when they release the syllabus. But the module name is same, the topic name is same. So we are utilizing this time to in order to clear those topics first. तो दोस्तों वो टाइम को हम लोग अभी यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ा सके और जो टॉपिक नया ऐड होगा या उसमें मान लीजिए कुछ रिवीजन होगा तो उसको हम लोग ऑलरेडी कवर करेंगे अपने प्लान में। दूसरा चीज़ है दोस्तों, ये तो था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। द सेकंड प्लान वी हैव इज फॉर ओनली PDF. सपोज समवन वांट्स ओनली PDF, सो इट कॉस्ट ₹300 एंड यू विल गेट कंप्लीट PDF ऑफ ऑल चैप्टर्स. It covered all unit. You will get PDF of unit wise MCQs which are more than 3000 MCQs. And last plan is mock test plan which costs ₹400 and it includes unit wise mock test and full length mock test. So if you want to enroll in either of this plan, what you need to do, you need to just WhatsApp me on this number. The number is highlighted on your screen. Okay, so if you want any detail regarding this plan, please WhatsApp me on this number. I will tell you the detail. Now let us continue our today's session. So friends, let's begin with the first question. Before beginning with the first question, let us talk about the an important concept. दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है दोस्तों नॉस्ट्रो अकाउंट का मीनिंग होता है आवर अकाउंट विथ यू। ठीक है, वॉस्ट्रो अकाउंट का मीनिंग होता है योर अकाउंट विथ अस। और लास्ट है दोस्तों लोरो अकाउंट होता है, उसका मीनिंग होता है देयर अकाउंट account of other bank, his account with them. So these are three basic types of account that we need to consider. Now let us see the first question. Which of the following explanation for the currency account does match? इनमें से कौन सा explanation मैच कर रहा है ये पूछा गया है। नॉस्ट्रो अकाउंट योर अकाउंट विथ अस, वॉस्ट्रो अकाउंट देयर अकाउंट विद देम, लोरो अकाउंट आवर अकाउंट विथ यू, डी करा नन ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों कौन सा एक्सप्लेनेशन मैच कर रहा है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट व्हिच एक्सप्लेनेशन डज मैच। सो नाउ दोस्तों पहला है नॉस्ट्रो अकाउंट योर अकाउंट विथ अस, सो दिस इज रॉन्ग, यहाँ लिखा हुआ है आवर अकाउंट विथ यू। फिर वॉस्ट्रो अकाउंट कर रहा है देयर अकाउंट विथ देम, सो दोस्तों वॉस्ट्रो अकाउंट होता है योर अकाउंट विथ अस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और लोरो अकाउंट आवर अकाउंट विथ यू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आवर अकाउंट विथ यू होता है हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। So none of the above match, so option number D is correct. So now let us begin. Before beginning with the second question, let me talk about NRI. NRI को देखिए दोस्तों डिफाइन कैसे किया गया है। फेमा 1999 के अकॉर्डिंगली NRI वो होता है जो कि भारत से बाहर रह रहा है और भारत का सिटीजन है। दूसरा NRI वो होता है जो भारतीय का निवासी है, भारतीय निवासी है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से अब्रूड गया हुआ है या किसी बिजनेस पर्पज से अब्रूड गया हुआ है या वोकेशन बनाने के लिए अब्रूड गया हुआ है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय निवासी जो कि किसी असाइनमेंट पे काम कर रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट का असाइनमेंट हो, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एजेंसीज का कोई असाइनमेंट हो जैसे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक। फिर तीसरा है दोस्तों ऑफिशियल्स ऑफ, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ऑफिशियल हो जो कि किसी असाइनमेंट पे गया हो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, तो भी NRI कहलाता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, दीज आर इम्पॉर्टेंट people who are considered under NRI. So now let us see one question. अब दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन है, आपने कंसेप्ट समझ लिया, now let us solve a question. मिस्टर विमल वर्मा, an Indian citizen, on being employed in USA settles there. यानी मिस्टर विमल वर्मा जो है वो भारतीय निवासी है लेकिन उनका एम्प्लॉयमेंट जो है USA में हो गया तो वहाँ जाके वो सेटल हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया एज पर अमेरिकन लॉ। उसने मिसेज मेरी से शादी कर ली
एंड एन अमेरिकन सिटीजन, वो जो मिसेस मेरी है वो अमेरिकन सिटीजन है, नॉन इंडियन पेरेंटेज का। दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय नेम राम वर्मा लेटर ऑन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए टिल एक्वायरिंग अमेरिकन सिटीजनशिप। तो आपको बताना है कि ये विमल वर्मा, हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों सवाल है कि राम वर्मा जो है क्या कहलाएगा, ठीक है, एनआरआई कहलाएगा, एनआरई कहलाएगा, पीओआई कहलाएगा, या दोस्तों क्या एनआरओ कहलाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों विमल वर्मा की। क्या विमल वर्मा को हम एनआरआई कहेंगे? तो दोस्तों विमल वर्मा को हम लोग एनआरआई कहेंगे। एक चीज़ यहाँ छूट गया है दोस्तों, विमल वर्मा के बारे में पूछा जा रहा है कि विमल वर्मा को हम क्या कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि भारतीय निवासी जो कि किसी कारणवश एम्प्लॉयमेंट पर्पज से दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग एनआरआई कहते हैं, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज एनआरआई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जरा हम लोग एनआरआई के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो एनआरआई जो है वो शेयर में, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है रिपैट्रिएशन बेसिस, एक होता है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। तो जो शेयर और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर ऑन नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस, and purchase and sale of securities other than share and convertible debenture of an Indian company. So now let us see some question. Which of the following statement is not correct regarding investment by NRI? यानी एनआरआई यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट हो सकता है शेयर में हो किसी भारतीय कंपनी का जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये तो सही है, अभी हमने देखा है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम में एनआरआई को एलिजिबिलिटी दी गई है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बी कर रहा है कि द इन्वेस्टमेंट बाय देम कैन बी थ्रू ऑथराइज डीलर, कि ऑथराइज डीलर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा उनका। चलिए ठीक है। सी में कर रहा है कि द इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस एट देयर डिस्क्रिप्शन। और डी में कर रहा है नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे सही तीनों का तीनों सही है कि वो शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं उस भारतीय कंपनी में जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर लिखा गया हो। उसके अलावा दोस्तों ऑथराइज डीलर के द्वारा ही वो शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि रिपैट्रिएशन या नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ बिफोर बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 लेट अस टॉक अबाउट अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की यदि फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है अकाउंट सर्विस। अकाउंट सर्विस के अंदर 5 पार्ट्स हैं। पहला है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर दोस्तों, क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर आप एलसी क्लेम को रिम्बर्स करेंगे, चेक को, दोस्तों यहाँ स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे चेक होगा, चेक को कलेक्शन, चेक का कलेक्शन करना, ड्राफ्ट या चेक को इशू करना। फिर इसके अंदर दूसरा फंक्शन आता है कलेक्शन का। जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होता है दोस्तों वो एक एजेंट की तरह काम करता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल के कलेक्शन का, चेक के कलेक्शन का, पेमेंट्स करवाना। जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होता है वो सारा का सारा पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्लाइंट बैंक का हैंडल करता है, ओवरड्राफ्ट और लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट सर्विस। तो मैं आपको फिर से बताता हूं दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की फंक्शन की बात की जाए, सबसे पहला फंक्शन होता है अकाउंट सर्विस। अकाउंट सर्विस के अंदर क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कलेक्शन फंक्शन, पेमेंट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट सर्विस, ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड। So this is important point. Now let us solve one question. Which of the following service would not, ध्यान दीजिएगा नॉट लिखा हुआ है, would not necessitate opening of an account with correspondent bank। मतलब किस सर्विस में आपको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ जो है एक अकाउंट को ओपन नहीं करना है। एलसी एडवाइजिंग, एलसी कंफर्मेशन, क्रेडिट रिपोर्ट ऑन पार्टीज, रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम। बताइए दोस्तों क्या सही है जवाब है। तो एलसी एडवाइज करना, एलसी कंफर्म करना, क्रेडिट रिपोर्ट ऑन पार्टीज, रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम, कौन सा आपको जरूरी नहीं है जिसमें आपको अकाउंट ओपनिंग का। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग मैंने आपको ये बताया कि हमारा एलसी, देखिए रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम, रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम दिस कम्स अंडर अकाउंट सर्विस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम क्लियरिंग हाउस का फंक्शन है और ये हैंडल करता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। लेकिन आपसे पूछा गया कि किसमें जरूरी नहीं है, किस सर्विस के लिए हमको अकाउंट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ ओपन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम के लिए तो करना पड़ेगा। यदि हम एलसी क्लेम का रिम्बर्समेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन चाहे आप एलसी को एडवाइस करें, एलसी को कंफर्म करें, क्रेडिट रिपोर्ट बनाए पार्टीज पे, इन तीनों के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अकाउंट एलसी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ ओपन नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस वुड नॉट नेसेसिटेट ओपनिंग ऑफ अकाउंट विद कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। बताइए, सेम क्वेश्चन है कि किसमें आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। कलेक्शन ऑफ बिल, रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम, एलसी कंफर्मेशन, हैंडलिंग ऑफ आउटवार्ड पेमेंट। अब जरा उसका ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन यही है। तो दोस्तों देखिए, कलेक्शन ऑफ बिल के लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम के लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, आउटवार्ड पेमेंट के हैंडलिंग के लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने देखा है दोस्तों, अकाउंट सर्विस जो पार्ट होता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का, उसके अंदर बिल कलेक्शन, एलसी क्लेम, रिम्बर्समेंट, आउटवार्ड पेमेंट, हैंडलिंग सारा का सारा आता है। लेकिन दोस्तों ये जो एलसी कन्फर्मेशन है, इसके लिए हमें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ अकाउंट को ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो एलसी कन्फर्मेशन इज नॉट पार्ट ऑफ इट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे मैं बात करूँ कि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं या जो थर्ड पार्टी एडवांस दी जाती है एनआरआई डिपॉजिट के अगेंस्ट या गारंटी के अगेंस्ट, उसका क्या नियम है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रूपी लोन इन इंडिया। बैंक को परमिशन दी गई है कि वो एनआरआई को लोन ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फंड हेल्ड इन देयर एनआरआई टर्म डिपॉजिट। मान लीजिए एक पार्टिकुलर एनआरआई है, उसका टर्म डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट उसे लोन मिल सकता है। और ऐसा लोन जो दिया जाएगा उसका पर्पस क्या है? पहला पर्पस ये है कि पर्सनल पर्पस हो या कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, बस उसमें क्या नहीं करना है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के लिए यदि वो लोन लेना चाह रहा है तो उसको नहीं देना है। या मान लीजिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो नहीं देना है, ठीक है। दूसरा क्या है? मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन नॉन रिपेट्रेबल बेसिस बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब मान लीजिए कि भारतीय कोई कंपनी है, उसमें वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए वो लोन लेना चाह रहा है और वो नॉन रिपेट्रेबल बेसिस को बाहर वापस नहीं ले जाएगा। तीसरा क्या है? एक्विजिशन ऑफ हाउस फ्लैट फॉर इज ऑन रेजिडेंशियल यूज इन इंडिया। मान लीजिए कि वो भारत में रहने के लिए खुद का घर खरीदना चाह रहा है तो उसके लिए उसको लोन मिल जाएगा। अब क्रेडिट कितना है? तो जो लोन ग्रांट किया जाएगा उसके एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी रुपी लोन ग्रांट होगा उसका, जो भी किसी भी एनआरआई को यदि हम रुपी लोन ग्रांट करते हैं तो उसके एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट होता है, उसके एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा। दूसरी बात, अमाउंट क्या रहेगा? तो जो एनआरई और एफसीएनआर डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन मिलता है वो अप टू 100 लाख। कितना है दोस्तों? 1 करोड़। 1 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है, ये आरबीआई का गाइडलाइंस कहता है। और मार्जिन क्या है? तो बैंक एक रीजनेबल मार्जिन को मेंटेन करेगी और उसको केस टू केस बेसिस पे डिटरमाइन करेगी। तो दोस्तों सवाल आपसे ये पूछा गया है कि यदि आप रुपी लोन एनआरआई को दे रहे हैं, वही मैंने अभी आपको बताया ना कि रुपी लोन यदि एनआरआई को देना है तो उसके लिए कुछ नियम्स है। तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने आपको समझा दिया। कितने अमाउंट का लोन देना है, कितने पीरियड के लिए लोन देना है, क्या क्या किस किस कंडीशन पे लोन दिया जाता है। आई हैव टोल्ड एवरीथिंग। ना आपसे सवाल ये पूछा गया है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है? क्या 5% है, क्या 10% है, क्या 25% है, क्या बैंक डिसाइड करती है केस टू केस बेसिस पे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कि इस चीज़ को बैंक खुद डिसाइड करती है केस टू केस बेसिस पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7। जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसको रेगुलेट कौन करता है? फेमा 1999, सेबी, आरबीआई एंड सेबी, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बताइए एनआरआई के इन्वेस्टमेंट का रेगुलेशन कौन करता है, किस एक्ट के अंतर्गत होता है? बताइए दोस्तों, किस एक्ट के अंतर्गत होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फेमा 1999। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूं दोस्तों। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इंडिया में, वो गवर्न होता है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ एफएमआई एक्ट 1999। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली भारतीय बैंक जो है फिक्स डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं कितने महीने तक? मतलब मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा गया है 60 महीना, 120 महीना, 180 महीना और लास्ट है नन ऑफ द ईयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफडी का मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 120 मंथ, यानी 10 ईयर्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द कंप्यूटर बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम विच हेल्प इन इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक पेमेंट इज। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम का नाम क्या है जिसके थ्रू आप इंटर बैंक पेमेंट, इंटर बैंक समझते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बैंक ए है और ये बैंक बी है, तो दोनों के बीच में जो पेमेंट है, दोनों के बीच में जो सेटलमेंट है उसको इंस्टेंटली कर सके, उसे क्या कहते हैं? आरटीजीएस, एनडीएस। एनडीएस होता है दोस्तों नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम, स्विफ्ट, इन्फिनिट। बताइए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो इसके हम लोग कहते हैं दोस्तों आरटीजीएस। तुरंत इंस्टेंट उसका डेथ का रिपोर्ट मिला
ठीक है। और वो जो आदमी था, वो जो नॉन रेजिडेंट था उसका SNR अकाउंट था नॉमिनेशन का, तो वो पैसा, उसके अकाउंट का जो पैसा है वो कहाँ क्रेडिट होगा? NRO अकाउंट में, नॉमिनी के NRO अकाउंट में, NRI अकाउंट ऑफ नॉमिनी, FCNR अकाउंट ऑफ नॉमिनी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये पैसा क्रेडिट होता है नॉमिनी के NRO अकाउंट में। तो जो भी उस पार्टिकुलर नॉन रेजिडेंट का नॉमिनी होगा, उसका जो भी NRO अकाउंट होगा उसके अंदर उस पार्टिकुलर नॉन रेजिडेंट का SNR अकाउंट का पैसा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो बैंक का क्या नाम है जो कि हैंडल करती है दूसरे बैंक के अफेयर को, विच हैज़ नो लीगल स्टैंडिंग इन जुरिडिक्शन इज कॉल्ड। अब देखिए एक बैंक है जो कि दूसरे बैंक के अफेयर को हैंडल कर रही है और उस दूसरा बैंक का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है इस पार्टिकुलर जुरिडिक्शन में, तो इसे मर्चेंट बैंक कहते हैं, क्लाइंट बैंक कहते हैं, ऑफशोर बैंक कहते हैं या करस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग करस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन FCNRB डिपॉजिट के रिगार्डिंग है। FCNRB डिपॉजिट्स में पूछा गया है कि यदि मान लीजिए भारत में डिपॉजिट हो रहा है तो जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग है मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर टू लेस देन 3 ईयर इच। यानी दोस्तों FCNRB डिपॉजिट में यदि मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर 3 साल तक का है तो इंटरेस्ट रेट सीलिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है लाइवॉर और स्वैप प्लस 200 बेसिस पॉइंट, दूसरा ऑप्शन कर रहा है लाइवॉर और स्वैप प्लस 250 बेसिस पॉइंट, 300 बेसिस पॉइंट, 350 बेसिस पॉइंट। बताइए क्या सही आंसर होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 200 बेसिस पॉइंट। तो 1 साल से लेकर 3 साल तक FCNRB डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग होता है वो होता है लाइवॉर और स्वैप ऑब्लिक स्वैप प्लस 200 बेसिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स विच इज मेनली यूज फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंटरबैंक सेटलमेंट एंड यूरो डॉलर सेटलमेंट इज ऑपरेटिव इन। चिप्स किस कंट्री में ऑपरेट हो रहा है? और चिप्स जो है आपको पता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज इंटरबैंक सेटलमेंट होता है। तो लंदन एंड न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एंड फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क एंड चिकागो, न्यूयॉर्क ओनली। दोस्तों चिप्स ये हमारा अमेरिकन काउंटर पार्ट है और ये न्यूयॉर्क में ही केवल ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ NRI अकाउंट कैन नॉट डू द फॉलोइंग एक्ट। देखिए एक NRI अकाउंट है, उसका जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो क्या नहीं कर सकता? पहला, ओपन एंड क्लोज NRI अकाउंट इन नेम ऑफ NRI, यानी किसी NRI के नाम पे वो NRI अकाउंट को खोलना या बंद करना। दूसरा, रिपैट्रिएट फंड फ्रॉम अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर टू पर्सन अदर देन अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ, यानी वो उस पार्टिकुलर अकाउंट से पैसा को, फंड को रिपैट्रिएट करना DD के फॉर्म में या TT के फॉर्म में किसी और पर्सन को अदर देन द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ, मेक पेमेंट बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, ट्रांसफर फंड टू NRI अकाउंट। क्या नहीं कर सकता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे वो पर्सन क्या नहीं कर सकता है, तो वो दोस्तों NRI अकाउंट में फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यदि वो पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बाकी वो NRI अकाउंट को खोलना या बंद करना ये कर सकता है, अकाउंट में फंड रिपेट्रिएट कर सकता है DD के फॉर्म में, और किसी भी और दोस्तों ये सब चीज़ नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, केवल फंड को ट्रांसफ़र कर सकता है NRI अकाउंट में, बाकी ये 3 चीज़ वो नहीं कर सकता। NRO अकाउंट को बंद करना, क्लोज करना और खोलना उसके हाथ में नहीं है, ना ही वो पेमेंट कर सकता है गिफ्ट के फॉर्म में, ना ही वो अकाउंट होल्डर के अलावा किसी और पर्सन को फंड रिपेट्रिएट कर सकता है। तो ये तीनों नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो RTGS सिस्टम है वो कौन मैनेज करता है? ठीक है, ये सवाल है। IDBRT हैदराबाद, RBI, इन्फिनिट, CCIL। बताइए RTGS सिस्टम कौन मैनेज करता है? तो RTGS सिस्टम IDBRT हैदराबाद मैनेज करता है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTGS प्लस जो है एक हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है और एक ये ऑपरेट होता है यूरोपियन ओरिएंटेड RTGS एंड पेमेंट सिस्टम। तो कहाँ का ये हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है? जर्मनी का है, फ्रांस का है, इटली का है, इंग्लैंड का है। तो ये जर्मन का है दोस्तों, याद रखिएगा। RTGS प्लस जो है, RTGS प्लस जर्मन का हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है और ये ऑपरेट होता है यूरोपियन ओरिएंटेड RTGS एंड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो ऑपरेशन बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी टू द रेजिडेंट इज परमिटेड। यानी कहा जा रहा है दोस्तों कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी रेजिडेंट को परमिशन नहीं दी गई है।
क्यों? सिंस देयर आर नो लोकल विड्रॉल इन द डैश अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट में कोई लोकल विड्रॉल नहीं होता है। तो वो कौन सा अकाउंट है जहाँ पे लोकल विड्रॉल नहीं होता है? इज इट NRI अकाउंट, इज इट NRO अकाउंट, इज इट SNRI अकाउंट, और इज इट FCNR अकाउंट? सो इट इज़ नथिंग बट FCNR अकाउंट। तो याद रखिएगा कि FCNR अकाउंट में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी से ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता है दोस्तों? क्योंकि इस अकाउंट में कोई लोकल विड्रॉल नहीं होता है। अब दोस्तों एक सवाल है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यानी फॉरेन ट्रांजेक्शन में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का क्या कंसेप्ट है, ये सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन को देखते हैं, सेंट्रल बैंकिंग फॉरेन कंट्रीज रेगुलेटिंग द बिजनेस डन बाय इंटायर एंटिटीज लोकेटेड इन अदर कंट्री, यानी जो फॉरेन कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट कर रहे हैं जो उस बिजनेस को जो कि दूसरे कंट्रीज की एंटिटीज में लोकेटेड है। द एक्वेंटेंस ऑफ द बैंक इन द फॉरेन कंट्री एक्टिंग एज ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। फिर है अ प्रैक्टिस वेयर बैंक इन फॉरेन कंट्री प्रोटेक्ट देयर कस्टमर अगेंस्ट लिटिगेशन फ्रॉम देयर बिजनेस काउंटरपार्ट इन अदर कंट्रीज। नन ऑफ देम। तो दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का मीनिंग ये है कि जो बैंक के जो एक्वेंटेंस है फॉरेन कंट्रीज में वो ड्रॉई की तरह काम करेंगे इन केस ऑफ नीड, जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो ड्रॉई की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरसीज कॉर्पोरेट बट जिसको हम लोग OCB करते हैं नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट OCB के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, NRI ऑनरशिप शुड बी मिनिमम 60% इन OCBs, यानी जो NRI का ऑनरशिप है वो कम से कम 60% होना चाहिए OCBs में, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज में। OCB कैन इन्वेस्ट इन इंडिया जैसे NRI डू, OCB भी भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे NRI करते हैं। OCB कंप्राइजेज, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड है नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है कि OCB कंप्राइजेज ओवरसीज फ्रॉम ट्रस्ट और कंपनीज, और डी कह रहा है कि OCBs आर प्रिडोमिनेटली ऑन बाय NRIs। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें आपका OCBs जो है NRI ज़्यादातर ऑन करते हैं, ये सही है। OCBs के अंदर ओवरसीज फर्म ट्रस्ट एंड कंपनीज आते हैं, ये भी सही है। और NRI का जो ऑनरशिप है वो कम से कम 60% होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन OCB भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, NRI तो को तो इन्वेस्टमेंट दिया गया है लेकिन OCBs कांट इन्वेस्ट इन इंडिया। दोस्तों FCNRB अकाउंट के बारे में पूछा गया है कि FCNRB अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा NRI से और PIO के द्वारा बाय NRI PIO विद रेजिडेंट रिलेटिव एज डिफाइंड इन, मतलब आप जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं FCNRB में, जिसमें दो NRI हो या एक NRI हो और एक रेजिडेंट रिलेटिव हो। ये कहाँ डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट में, फेमा एक्ट में, IT एक्ट में, RBI में, RBI एक्ट 1934 है। बताइए ये कहाँ डिफाइंड है? वेयर इट इज़ डिफाइंड? सो ये याद रखिएगा, इट इज़ डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013। ये कहाँ डिफाइंड है दोस्तों? ये डिफाइंड है कंपनीज एक्ट 2013 में। ये डिफाइंड है कि जो FCNRB का जॉइंट अकाउंट है उसको आप 2 NRI के द्वारा जॉइंटली खोला जा सकता है, या एक NRI एक रेजिडेंट रिलेटिव के साथ जॉइंटली खोला जा सकता है, एंड इट इज़ डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकों को परमिशन दी गई है कि वो फंड को रिपेट्रिएट कर सकते हैं अपने NRI अकाउंट में जो बैलेंस है उससे। ठीक है, वहाँ से वो फंड को रिपेट्रिएट कर सकते हैं अपने नॉन रेजिडेंट अकाउंट में। कितने तक, कितना उसका लिमिट क्या है, कितना $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर वो रिपेट्रिएट कर सकते हैं, जिसमें उनका सेल प्रोसीड हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मतलब उनके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी था उसको उसने बेच दिया। ठीक है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस, यानी टैक्सेस पेमेंट के बाद। तो आपसे सवाल पूछा गया कितना फंड वो रिपेट्रिएट कर सकते हैं? $1 मिलियन, $10 मिलियन, $5 मिलियन, $50 मिलियन। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ $1 मिलियन। तो $1 मिलियन को रिपेट्रेशन कर सकते हैं वो कोई भी बैंक में, कोई भी NRI अपने अकाउंट से। ठीक है, पर फाइनेंशियल ईयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ दोस्तों क्वेश्चन 26 से पूछा गया है, अ फॉरेन बैंक इन UK हैज़ ओपनड अ करंट अकाउंट विद SBI इन मुंबई। यानी दोस्तों क्या पूछा गया है कि एक फॉरेन बैंक है UK में। ठीक है, UK का एक फॉरेन बैंक है, इसने एक करंट अकाउंट ओपन किया SBI के साथ। ठीक है, SBI मुंबई के साथ इसने करंट अकाउंट ओपन किया। अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इनका UK वाले का ये SBI है, इसके अंदर इन्होंने अकाउंट ओपन किया UK ने। तो SBI ये फॉरेन बैंक के लिए ये वॉस्ट्रो अकाउंट है, SBI के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, फॉरेन बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, SBI के लिए लोडो अकाउंट है।
तो दोस्तों आप बताइए क्या कंसेप्ट है कि फॉरेन बैंक के लिए ये अकाउंट क्या कहलाएगा। तो फॉरेन बैंक क्या बोलेगी, आवर अकाउंट विथ यू, राइट। फॉरेन बैंक क्या बोलेगी, आवर अकाउंट विथ यू, ठीक है। और एसबीआई क्या बोलेगी, योर अकाउंट विथ अस, यही बोलेगी ना। आप बताइए आवर अकाउंट विथ यू मतलब क्या होता है, बताइए दोस्तों, आवर अकाउंट विथ यू क्या होता है दोस्तों। सो आवर अकाउंट विथ यू मतलब मेरा अकाउंट आपके साथ जो है वो है नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज नॉस्ट्रो अकाउंट, तो ये फॉरेन बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है। और योर अकाउंट विथ अस हमारा वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, तो एसबीआई के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ही गलत है, फॉरेन अकाउंट के लिए वॉस्ट्रो नहीं है, एसबीआई के लिए नॉस्ट्रो नहीं है, ऑप्शन सी सही है, दैट इज फॉरेन बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो का, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि ये अकाउंट फॉरेन बैंक ओपन की है ना, तो फॉरेन बैंक के लिए जो यूएसडी बैंक है ये नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, और एसबीआई के लिए क्या होगा, ये वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। वही चीज़ मैंने आपको समझाया कि आवर अकाउंट विथ यू नॉस्ट्रो अकाउंट होता है। मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है जो कि भारत का निवासी है, या वो पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन है, ठीक है, वो भारत छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो रेजिडेंट इंडिया का तभी हो सकता है यदि वो भारत में कितना दिन तक स्टे करे, ये सवाल है। मतलब कि वो गया था बाहर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, अब वो वापस आ गया, ठीक है, तो वो भारतीय निवासी कितने दिन रहेगा तब कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर 182 दिन, 182 डेज, ठीक है, याद रखिएगा। 182 डेज जब वो रिसाइड कर लेगा तभी वो क्वालिफाई करेगा एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस बैंक का क्या नाम है जो कि दूसरे बैंक के अफेयर को हैंडल करता है। इसका कोई, ये हमने अभी डिस्कशन किया दोस्तों, इसे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन ओपन एनआरई अकाउंट विद अ बैंक इन इंडिया। मान लीजिए एसबीआई बैंक है, तो क्या ये सभी लोग एसबीआई के साथ एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये सवाल है। पहला, अ पर्सन ऑफ इंडिया origin who is staying in Japan for last 3 months and is employed by US firm dealing in computer software. A lady of US origin whose husband is of India origin and is settled in France for last 5 years and run a restaurant in France. A doctor of India origin who has gone to UK to attend a conference and will resume his duty at AIIMS Delhi after 10 days. A person of India origin who has gone to Canada for further studies last year and has not taken up job there as a lecturer. तो कौन सा लोग है जो कि एनआरई अकाउंट को ओपन कर सकता है, ये सवाल है। तो दोस्तों देखिए, हु कैन ओपन एनआरई अकाउंट विद अ बैंक इन इंडिया। तो दोस्तों ये सब जो आपका एनआरई अकाउंट है वो एनआरआई ओपन कर सकते हैं, आपको पता है दोस्तों। तो ये देखिए 10 ही दिन के लिए गया है, तो ये तो एनआरआई होगा नहीं, ठीक है। फिर वापस 10 दिन बाद वापस आ गया, सो इट नॉट एनआरआई। फिर दोस्तों लेडी ऑफ यूएस ऑरिजिन, इसका हस्बैंड इंडियन ऑरिजिन का था, ठीक है, और वो फ्रांस में सेटल हो गया लास्ट 5 ईयर, ये देखिए 5 साल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी तो पीआईओ के लिए तो है नहीं, ये भी पीआईओ है, ये भी नहीं है, तो बचा ये जो है पीआईओ है जो कि कनाडा गया फर्दर स्टडी लास्ट ईयर। जो भी स्टडीज़ के लिए जाता है वो एनआरआई में होता है दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो भी पढ़ाई के इसके सोर्स से जाता है वहाँ पे उसने जॉब लिया और लेक्चरर हो गया, तो वो एनआरआई कहलाएगा। सो उस वो जो है एनआरआई अकाउंट को ओपन कर सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग डज नॉट इंक्लूड। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर क्या नहीं आता है, अकाउंट मेंटेनेंस, ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक, ऑथेंटिफाइंग एंड एडवाइजिंग ऑफ एलसी, कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल्स। बताइए दोस्तों क्या नहीं आता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि ओपनिंग ऑफ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ, ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, अकाउंट मेंटेनेंस कर सकते हैं, एलसी को ऑथेंटिकेट और एडवाइस कर सकते हैं, चेक का कलेक्शन और बिल का कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप बैंक के बिहाफ में ब्रांच को ओपन नहीं कर सकते, राइट। सो इट डज नॉट इंक्लूड ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए एनआरआई को आप लोन दे रहे हैं उसके एफसीएनआरबी डिपॉजिट से या एनआरआई अकाउंट से, तो अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा किस अकाउंट में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसको लोन दिया गया, उसका अपना टर्म डिपॉजिट था एफसीएनआरबी अकाउंट में या एनआरईआरए अकाउंट में, तो अमाउंट को कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, एफसीएनआरबी में, एनआरओ में, एनआरईआरए में, या किसी में भी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ये मैंने पहले भी समझाया है। मान लीजिए एक पर्सन है जिसने एक्सपोर्ट बिल यहाँ परचेज किया, उसको क्रिस्टलाइज करना है विद इन अ पीरियड अप्रूव बाय बैंक। तो जो क्रिस्टलाइजेशन पीरियड है वो कितना दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज है उसको आप रूपी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो पीरियड निर्धारित की गई है वो है 30 डेज़ का, सॉरी वो है 60 डेज़ का।
दोस्तों फॉरेनर को पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कब कहा जाता है, ये सवाल है। जब उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन ऑरिजिन के थे, और व्हेन हिज स्पाउस इज ओनली रेजिडेंट इंडियन। His parents or grandparents are of Indian origin and who were or when his spouse is Indian citizen. His parent or grandparent or great grandparents are of Indian origin or when his spouse is resident Indian. None of the above. बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि एक फॉरेनर को पीआईओ तब कहा जाता है जब उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट भारतीय निवासी थे, और जबकि उसके उसके जो हस्बैंड है या स्पाउस है वो इंडियन के सिटीजन है। ठीक है, तो फॉरेनर को आप पीआईओ कहेंगे। डैश इज ऑपरेटिव ओनली ऑन न्यूयॉर्क, तो हमने बताया था चिप्स जो है वो न्यूयॉर्क में ऑपरेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू एनआरई-आरए अकाउंट। एनआरई-आरए अकाउंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं कहा गया है। पहला, फंड्स आर रिपेट्रेबल फ्रॉम अकाउंट, यानी इस अकाउंट से आप फंड को रिपेट्रेट कर सकते हैं, वापस ले आ सकते हैं। फंड्स फ्रॉम एफसीएनआरबी अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, मान लीजिए कि आपके पास एक एफसीएनआरबी अकाउंट है, तो वहाँ से फंड जो है आप एनआरई-आरए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट इज फिक्स एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक विदाउट एनी सीलिंग, यानी आप इंटरेस्ट रेट जो है बैंक डिसाइड करती है, कोई सीलिंग नहीं है, और फंड को आप एफसीएनआर या एनआरई अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पूछा गया आपसे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा एनआरई-आरए अकाउंट है उसमें फैसिलिटी दी गई है कि आप रिपेट्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है। यदि वो आदमी वो अकाउंट होल्डर चाहे तो पैसा पूरा ले जा सकता है। फिर एफसीएनआरबी अकाउंट से फंड को इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद इसके फंड को एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जो कह रहा है इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे, ये गलत है। ठीक है, इसका सीलिंग भी होता है दोस्तों, और इंटरेस्ट रेट इज नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक। जर्मन क्लियरिंग हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग ने डिस्कस किया, इसे हम लोग कहते हैं आरटीजीएस प्लस। आरटीजीएस प्लस जो है दोस्तों जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है। अब दोस्तों लोकल करेंसी अकाउंट मेंटेन में लोकल बैंक फॉर अ फॉरेन बैंक इज टर्म्ड एज, मान लीजिए कोई लोकल बैंक है, वो अपना एक, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप एसबीआई ले लीजिए। ठीक है, एसबीआई, तो एसबीआई जो है इंडियन रुपीज़ में एक अकाउंट मेंटेन कर रही है, करंट अकाउंट मेंटेन कर रही है किसी फॉरेन बैंक का, तो उसे क्या कहला जाएगा। तो दोस्तों एसबीआई के लिए क्या कहलाएगा, योर अकाउंट विथ अस, यानी कि दोस्तों वॉस्टो अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वॉस्टो अकाउंट आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डू नॉट रिक्वायर एन अकाउंट रिलेशनशिप विद फॉरेन बैंक, मतलब किस, आपको मैंने बताया था कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, तो किस सर्विस के अंदर आपको जो है फॉरेन बैंक के साथ रिलेशनशिप बनाना नहीं पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टर सर्विस बनाना पड़ेगा, कलेक्शन बनाना पड़ेगा, कस्टडियल सर्विस नहीं बनाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कस्टडियल सर्विस। याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट और लोन फैसिलिटी के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग लाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लाना पड़ेगा, कलेक्शन के लिए लाना पड़ेगा, बट नॉट फॉर कस्टडियल सर्विस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फॉरेन नेशनल्स ऑन 3 month विजिट टू इंडिया वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट, मान लीजिए कि कोई विदेश का निवासी है, वो 3 महीना के लिए भारत आया और वो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो पहला उसको वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता। दूसरा, ही कैन ओपन एनी टाइप ऑफ अकाउंट दैट ही इज नीड ऑफ, वो कैसा भी अकाउंट खुलवा सकता है जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है। वो एनआरई अकाउंट खुलवा सकता है, वो एनआरओ अकाउंट खुलवा सकता है। बताइए क्या सही जवाब है दोस्तों, वो एनआरओ अकाउंट खुलवा सकता है, एनआरई अकाउंट नहीं खुलवा सकता। एनआरई के केस में एक्सचेंज रेट रिस्क कौन बॉन्ड करता है, डिपॉजिटर, बैंक, ऑथराइज्ड डीलर, नॉन ऑफ द अबव। तो एनआरई के केस में दोस्तों एक्सचेंज रेट रिस्क डिपॉजिटर बॉन्ड करता है। ओके, A student going abroad for study is eligible for all facility available to NRI, therefore मान लीजिए कोई भारतीय निवासी है, वो दूसरे देश जा रहा है पढ़ने के लिए, मान लीजिए वो यूएसए जा रहा है पढ़ने के लिए, उसको सारा फैसिलिटी मिलता है जो एनआरआई को मिलता है। सो ऑप्शन ए कह रहा है देयरफॉर ही हैज़ टू क्लोज एजुकेशनल लोन इफ एनी ऑलरेडी अवेलेबल बाय हिम, मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल लोन था, उसको क्लोज करना पड़ेगा। ही हैज़ टू क्लोज अदर लोन इफ एनी अवेलेबल बाय हिम, ही डिड नॉट क्लोज एजुकेशनल लोन, ही मे कंटिन्यू ऑल द लोन। तो दोस्तों ऐसे जो भी लोन्स है उसको कंटिन्यू कर सकता है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉरेन नेशनल है नॉन इंडियन ऑरिजिन के, जो कि भारतीय निवासी थे कुछ कंट्री को छोड़कर, वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये सभी के सभी। पीटरसन प्राइवेट लिमिटेड, अ साउथ अफ्रीकन कंपनी, वांट टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया फॉर विच दे नीड अ बैंक अकाउंट, विच आर द फॉलोइंग कैन बी सजेस्टेड टू देम। देखिए, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है साउथ अफ्रीका की, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है भारतीय कंपनी के साथ, जिसके लिए उसे बैंक अकाउंट चाहिए।
तो कौन सा बैंक अकाउंट आप सजेस्ट करेंगे, EFC, SNRR, DDA, नन ऑफ द अबव। दोस्तों आप उसे सजेस्ट करेंगे SNRR अकाउंट, ठीक है। चिप्स, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये इंटरनेशनल डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, ये डॉलर को मूव करती है न्यूयॉर्क ऑफिस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, ये फॉरेन करेंसी को मूव करती है न्यूयॉर्क और हांगकांग के बीच में, और ये ऑप्शन डी का रहा है कि क्लियर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। बताइए क्या सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने बताया भी था आपको, न्यूयॉर्क ऑफिस के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में डॉलर को मूव करवाने का काम चिप्स करती है। चिप्स का फुल फॉर्म क्या है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट अ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय अ बैंक विद अनदर बैंक। आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है, जो कि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ मेंटेन करती है। नॉस्ट्रो, मिरर, वॉस्ट्रो, लूडो। तो दोस्तों मिरर अकाउंट आंसर होगा। नॉस्ट्रो मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू, वॉस्ट्रो मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस, लॉरो का मतलब होता है देयर अकाउंट विद देम। तो मिरर होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई भी एनआरआई जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है कैसे, गिफ्ट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मान लीजिए कोई भारतीय मूल का निवासी है, भारतीय निवासी है, उसको उसने क्या क्या गिफ्ट दिया किसी एनआरआई को, क्या उससे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। क्या वो गिफ्ट ले सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कि भारत से बाहर हो उससे, क्या इनहेरिटेंस जो उसके पूर्वज से उसे मिला है उससे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। ANB, BNC, ANC, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वो गिफ्ट ले सकता है किसी भारतीय निवासी से और इनहेरिटेंस से आ सकता है, लेकिन भारत से बाहर कोई लोग रह रहा है उससे गिफ्ट नहीं ले सकता। जो बैंक दूसरे बैंक के अफेयर को हैंडल करती है उसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। ये भी हमने देखा। एनआरआई को परमिशन दी गई है कि वो कंपनी डिपॉजिट या ऑन रिपेट्रेबल बेसिस पे इन्वेस्ट कर सके, लेकिन डिपॉजिट कितने महीने के लिए होना चाहिए। तो आंसर है दोस्तों डिपॉजिट जो है 3 ईयर्स के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का सेट। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कशन किए। होपफुली यू हैव एंजॉय द सेशन। सो कीप लाइकिंग द वीडियोज। वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट विच विल कम सून।